वो ये होता है कि जो उनका एमनियोटिक बैग होता है वो लीक कर जाता है, वो उसमें या तो कोई टेयर हो जाता है या फिर उसमें कुछ ऐसा सुराख हो जाता है जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड लीक करने लगता है। टाइम पे आप मूवमेंट्स जो हैं वो एक ही पोजीशन में लेट के काउंट करें बेबी की, और अगर आपको कुछ डिफरेंस फील होता है मूवमेंट्स में तो फिर आप अपनी डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY, और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हिना मौजूद हैं। आज जो प्रोग्राम हमारा है ये पार्ट 2 है। जी हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी का पार्ट 2 जो है वो अब आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहले हम डॉक्टर हिना से मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हिना, फर्स्ट ये जो हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे थे, तो अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ये थर्ड में भी होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थ्रू आउट प्रेगनेंसी हो सकता है, किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है, किसी भी मंथ में हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है। और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा चांसेस इसलिए और बढ़ जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, क्योंकि यूट्रस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि बेबी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, तो उसकी वजह से ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ब्लैडर के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो जब वॉइड करने पेशेंट जाती है वॉशरूम में तो वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं कर पाती है यूरिनरी ब्लैडर को, तो उसमें थोड़ा सा यूरिन बाकी रह जाता है। उसी की वजह से उसी में बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं या जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो उसी की वजह से होते हैं। अच्छा डॉक्टर ने ये बताइएगा, कुछ ख़वातीन की कंप्लेन होती है, वो कहती हैं कि जी अब हम थोड़ा सा हंस भी लेते हैं या हमें छींक आ जाती है तो यूरिन पास हो जाता है या उसके ड्रॉप्स आ जाते हैं, तो क्या ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है? UTI हुआ हुआ तो उसकी वजह से होता है? UTI में भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि UTI की वजह से हो। ये वैसे मतलब कि किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो तो भी ये हो सकता है ड्यू टू प्रेशर ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। वो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि कभी कभार जैसे छींकने से या खांसने से या बहुत ज़ोर से हंसने से तो वो लीक हो सकता है यूरिन। तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर कोई ब्लीड कर जाए तो वो क्या है? थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर कोई ब्लीड कर जाए तो दैट्स अ रेड फ्लैग। अगर कोई ब्लीड कर जाए तो सबसे पहले वो देखेंगे कि क्यों ब्लीडिंग हो रही है उसको। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही थी उसकी तो वो क्यों क्या रीज़न हो सकता है, अगर उसको और कोई इशू नहीं था तो वो ब्लीड क्यों कर रही है। तो और ब्लड हम ये देखेंगे कि बिल्कुल फ्रैंक ब्लीडिंग हो रही है या फिर वो म्यूकस के साथ प्लग आता है ब्लीडिंग का। उसका मतलब ये होता है कि स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो रहा है, जो म्यूकस के साथ मिक्स होकर जो ब्लड आता है। किसी को ज़्यादा ब्लड भी आ सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो दैट्स रेड फ्लैग और इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल रश करना चाहिए उस कंडीशन में। अच्छा, यानी ये डेंजरस हो सकता है? डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ये बताइएगा वो जो एक बच्चे की मूवमेंट होती है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या बढ़ जाती है? थर्ड ट्राइमेस्टर में मूवमेंट बेबी ज़्यादा एक्टिवली मूव करता है, क्योंकि वो फुली फॉर्म हो चुका होता है, ऑलमोस्ट फुली ग्रो हो चुका होता है, और एक्टिव बेबी की ये वो होती है कि इसी तरह से वो ज़्यादा मूव करता है। और मूवमेंट्स हम पेशेंट्स को वो कहते भी हैं कि उनकी मूवमेंट्स आप काउंट करें और किसी एक टाइम फिक्स कर लें दिन का, जिस टाइम पे आप मूवमेंट्स जो हैं वो एक ही पोजीशन में लेट के काउंट करें बेबी की। और अगर आपको कुछ डिफरेंस फील होता है मूवमेंट्स में तो फिर आप अपनी डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, या आपको लग रहा होता है कि मूवमेंट नहीं हो रही तो थोड़ा सा आप मुंह अपने टैप करके देख सकती हैं पेट को, और अगर उसके बाद भी कोई इशू हो तो फिर आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। वरना ये है कि आप अगर वो स्टार्ट हो जाती हैं और मूवमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता तो वो अपनी थर्ड ट्राइमेस्टर में लास्ट डेज़ में अपनी मूवमेंट्स खुद काउंट करती हैं पेशेंट्स। अच्छा, वजाइनल डिस्चार्ज के हवाले से बताइएगा कि ये भी इंक्रीज़ हुआ? वजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तो नहीं होता, लेकिन वेरी मच पॉसिबल, जैसे एक नॉन प्रेग्नेंट औरत को वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होता है जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, ऑफ कोर्स इसी तरह प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। एक तो थोड़ा सा ये होता है कि बिल्कुल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट होता है या थोड़ा वाइटिश होता है, जिसमें कोई फाउल स्मेल नहीं होती, फिशी स्मेल नहीं होती, कोई उसका कलर नहीं होता, कोई ऑडर नहीं होती उसमें, तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। उसका थोड़ी सी क्वान्टिटी
इंक्रीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी में, अदरवाइज़ इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ, अगर वो कंटिन्यूसली ब्लड स्टेन्ड है, पिंकिश है, ग्रीन है, येलो है, देन इट इज़ टू वरी अबाउट, या बिल्कुल वाइट है जैसे मिल्क लाइक वाइट है, या कर्ड लाइक जैसे दही होता है उस तरह का वाइट है, देन इट इज़ टू बी वरीड अबाउट, और उनको फ़ौरन जाके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मे बी देयर सम इन्फेक्शन, अगर इन इन्फेक्शंस को ट्रीट नहीं करते तो फिर ये ऊपर यूट्रस तक जा सकते हैं और मिसकैरेजेस के चांसेस या प्री टर्म लेबर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़ कि वजाइनल डिस्चार्ज, जिसको बहुत सारी औरतें समझ रही होती हैं और कहती हैं वो हो रही होती है उनको लीकिंग। वो ये होता है कि जो उनका एमनियोटिक बैग होता है वो लीक कर जाता है, वो उसमें या तो कोई टेयर हो जाता है या फिर उसमें कुछ ऐसा सुराख हो जाता है जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड लीक करने लगता है। वो बिल्कुल पतला पानी की तरह से डिस्चार्ज होता है और वो वजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता, वो लीकिंग फ्रॉम द बैग होती है। अगर इस तरह का किसी को डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाए तो फिर उनको 1 मिनट भी वेट नहीं करना चाहिए, उनको फ़ौरन रश करना चाहिए हॉस्पिटल की तरफ। डॉक्टर ना, ये चीज़ 3rd ट्राइमेस्टर में होती, इससे पहले नहीं होगी? सेकेंड ट्राइमेस्टर में पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा चांसेस 3rd ट्राइमेस्टर में ही होते हैं। ओके, अच्छा। ब्रेस्ट चेंजेस के हवाले से भी बताओ। ब्रेस्ट चेंजेस ये हो रहे होते हैं कि सबसे पहले तो ब्रेस्ट टेंडरनेस, सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज़ हुई होती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो रही होती है, स्ट्रेच मार्क्स आ रहे होते हैं, उसमें टेंडरनेस यानी कि पेन हो रहा होता है, हाथ लगाने से पेन हो रहा होता है, या हाथ नहीं भी लगाएं तो भी पेनफुल होती हैं ब्रेस्ट, और बहुत ज़्यादा फुलनेस उनमें फ़ील हो रही होती है। ऑफ कोर्स दैट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही, और उनके निपल्स से डिस्चार्ज आ रहा होता है, थिक किस्म का येलोइश डिस्चार्ज आ रहा होता है, जो कि फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं समझ में आता कि ये क्या हो रहा है, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देती हैं, प्रेस करके निकालती हैं, उसकी वजह से वो और उसको इन्फेक्ट भी करती हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल, उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट कम। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि अगर ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रही है या निपल से, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो थिक सा आ रहा होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेबी। सो आपको वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो फीड कराने से पहले भी उसको वेस्ट कर देती हैं, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से असल इम्यूनिटी डेवलप होती है बच्चे की। जो येलो फ्लूइड नहीं होता, वो बहुत थिक किस्म का डिस्चार्ज होता है। इट्स नॉट फ्लूइड, थिक किस्म का डिस्चार्ज होता है, येलोइश कलर का होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। अगर वो आ रहा है तो उनका सिर्फ आप वाइप्स लेके उसको वाइप कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूक वार्म वाटर से उसको क्लीन कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके अंडरगारमेंट्स या आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं तो आप ब्रेस्ट के पैड्स आते हैं वो रख लें। तो दैट इज़ इट। इसके अलावा ना आपको कुछ एक्सप्रेस करके निकालने की ज़रूरत है, ना आपको उस पर कुछ और लगाने की ज़रूरत है, और ना उसको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हम कहते हैं एक प्रेशर भी होता है, जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि अब डिलीवरी होने वाली है, तो वो जो एक स्ट्रेस लेवल होता है वो बच्चे के लिए कितना नुकसानदेह होता है? बच्चे के लिए तो फिर वो स्टेज पे होता ही, ऑब्वियसली जब मदर स्ट्रेसफुल होगी तो बेबी के ऊपर तो डायरेक्ट स्ट्रेस जाएगा, और उस वक्त तो बेबी फुली फॉर्म्ड हो चुका होता है, वो सुन रहा होता है, वो देख भी सकता है, वो सब चीज़ें फील भी कर रहा होता है, जो उसकी मदर की फीलिंग्स होती हैं वो बेबी की फीलिंग्स भी होती हैं। तो आई थिंक स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। शी शुड डिस्कस इट प्रॉपरली। अगर वो शुरू से अपनी बुकिंग विजिट से लेके एंटीनेटल चेकअप शुरू से करवा रही हैं आखिर तक अपनी डॉक्टर से, तो मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, और उनकी डॉक्टर को उनको स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए शुरू से। या तो वो उनको खुद ही बता देंगी इफ़ शी नीड्स टू गेट ऑपरेटेड, अगर उनको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और 3rd ट्राइमेस्टर में तो वैसे भी 37 वीक्स पे जब पेशेंट हमारे पास आती है तो हम एक पेल्वीमेट्री करते हैं, यानी कि नीचे से हम उसका एक एग्जामिनेशन करते हैं फिंगर्स के ज़रिए, जिससे हम असेस करते हैं कि बेबी का साइज़ क्या है, और मदर का जो पेल्विस होता है, जो गर्डल होता है, उसका साइज़, और उसमें ये होता है, उसको हम कहते हैं सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अगर इस तरह का कोई चांस होता है तो हम पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये नॉर्मली डिलीवर नहीं होगा, इसको हमें सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवर करवाना पड़ेगा। तो वी इन्फॉर्म द पेशेंट अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर वो शुरू से प्रॉपरली एंटीनेटल चेकअप्स के लिए आ रही हैं तो शी शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड ओवर एनीथिंग, क्योंकि और अगर उनको हो भी रहा है, कोई क्वेश्चंस हैं उनके जहन में, तो उनको डिस्कस करने चाहिए अपनी ओबीजी के साथ। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ यहाँ पे मौजूद रही और हमेशा की तरह बहुत अच्छी बातें, बहुत काम की बातें आप तक पहुँचाती गई। चलिए, इसके साथ ही हमारे व्लॉग का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो शिल्पा यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।